चलिए स्टार्ट करते हैं. So in the last class we talked about the potentiometer. Okay, so we talked about the potentiometer, and the potentiometer topic is very important. You need to understand each and every part so that you can get complete idea कि भाई कैसे कैसे exactly क्या क्या इसमें हो रहा है. अब आपने लेक्चर चूंकि पढ़ ही लिया है तो फिर आपको ये पता होगा कि ड्राइविंग सर्किट प्राइमरी सर्किट नाम का कुछ है. ठीक है, और ये ड्राइविंग प्राइमरी सर्किट जो नाम का कुछ यहाँ पे है, ड्राइविंग और तो प्राइमरी सर्किट नाम का जो कुछ भी यहाँ पे है, ठीक है, तो वो हम लोगों ने पूरा यहाँ पे देखा. और फिर सेकेंडरी सर्किट के बारे में देखा और जाना हम लोगों ने कि किस किस तरीके से कौन कौन सा पार्ट हमारा काम करेगा. ठीक है, मतलब कि कैसे हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर लेफ्ट में होगा, कैसे राइट में होगा. ठीक है, मैंने ये पूरी चीज़ आपको समझाई थी. सो I told you about that this has three different functions, that to measure the EMF of the cell, to compare the EMF of the two cells, and find out the internal resistance of the cell. तो हमने अभी तक क्या किया है, हमने अभी तक जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये जाना कि हमारा EMF ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं. पर अभी हम तक हमने ये नहीं जाना कि हमारे सेल के EMF का कंपैरिजन कैसे होता है. ठीक है, ये सब हमने अभी कुछ नहीं जाना, तो अब हम यही जानने के लिए यहाँ पे आए. ठीक, तो चलिए देखते हैं. तो नेक्स्ट हम लोग इसका यूज पढ़ने जा रहे हैं. टू टू कंपेयर द टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर तुम्हारे पास 2 है. एप्लीकेशन नंबर 2 है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. ठीक है, अब क्योंकि डेरिवेशन तो हट गए हैं एक तरीके से, है ना, डेरिवेशन तो हट ही गए. टर्म 1 में आपको कोई डेरिवेशन मिलेगा ही नहीं, कैसा भी नहीं मिलेगा, ना बड़ा ना छोटा, कुछ भी नहीं मिलेगा. उस पर बेस्ड कुछ सवाल मिल सकते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा धीरे धीरे कि क्या होता है. ठीक है, तो अब हमको मेन चीज़ ये ध्यान देनी है एप्लीकेशन बेस्ड. ठीक है, क्या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब हो सकता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हों हम लोग. ठीक है, और क्या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें हम लोग को ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी. ठीक है, और ये सब चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है आने वाले समय में. ठीक, तो चलो देखते हैं. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लोग को सेल का ईएमएफ जो है उसको कंपेयर करना है. अगर कंपेयर करना है तो मतलब दो लोग, है ना, दो लोग हो गए. मतलब इसने कहा हाँ हो तो गए. तो इसने कहा फिर मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाना चाहूँगा यहाँ पे. ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया, और मैं यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, देखिएगा जरा. ठीक है, तो सपोज मैंने कोई एक ऐसा डायग्राम यहाँ पे बनाया. मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम जो है इस पार्ट को यहाँ से हटा लेते हैं. ठीक है, और हमने क्या कहा, ठीक, हमने कहा कि भाई ये पार्ट ऐसे बन जाए, और ये पार्ट जो है आपका इस तरीके से जाकर के बन जाए. ठीक, और देन आपका ये तुम्हारे पास जो है एक गैल्वेनोमीटर है. ठीक, और ये आपका जो है कहीं यहाँ पे जो है इधर की तरफ नल पॉइंट ढूंढने के लिए गया. ठीक, इसने क्या बोला, इसने कहा कि सिंस वी आर टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल, वी आर गोइंग टू कीप द टू डिफरेंट सेल. हम दो सेल यहाँ पे रखने वाले हैं. ठीक है, और ये तुम्हारे पास K1. ठीक, ये तो है हमारे पास कितना, ये हमारे पास जो है E2, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया है हमारे पास कितना K2. राइट, अच्छा. फिर हमने क्या बोला, हमने कहा कि भाई बैटरी है, तो बैटरी है अगर, तो ये यहाँ पे हमने इधर की तरफ जो है बना ली है. ठीक, बैटरी. एंड देन हमारे पास ये एक रियोस्टैट है. ठीक है, रियोस्टैट का हमारे पास RH ये बना दिया. और तो कुछ हमारे पास है नहीं, ये हमारे पास A होता है या B होता है, तो बाकी इनकी एक मेन की होती है, तो हमने मेन की को यहाँ पे K बना दिया. ठीक, अच्छा. तो हमने यहाँ पे ये बोला कि हमें सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है. इसने कहा सबसे पहले क्या किया, कीप कीप तुम्हारे पास K1 क्लोज्ड, K1 क्लोज्ड, K1 को क्लोज्ड करो. ठीक है, और K2 को तुम्हारे पास जो है ओपन करो. K1 को क्लोज करो और K2 को तुम्हारे पास ओपन करो. K1 को क्लोज करने की वजह से E1 इन सर्किट काउंट किया जाएगा. ठीक है, और K2 को ओपन रखने की वजह से E2 तुम्हारे पास आउट ऑफ क्या नाम है सर्किट काउंट किया जाएगा. उसने कहा हाँ बात तो सही, आउट ऑफ सर्किट काउंट किया जाएगा. उसने कहा ठीक है. इसने कहा कि तो एक काम करते हैं, जरा इस सिचुएशन को दिखाते हैं हम लोग. इस सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या मीनिंग हुआ इस बात का. ठीक है,
तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर सिचुएशन को यहाँ पे लिया और यहाँ पे रख दिया। हमने कहा कि ऐसे हम लोग बात कर ले रहे हैं। इसने कहा कि सबसे पहले तो यहाँ पे बनाओ, हमने यहाँ बना दिया, ठीक है, यहाँ बना दिया हमने, ठीक। फिर हमने कहा कि K1 को बनाओ और K2 को मत बनाओ, ठीक। अब अगर K1 को बनाए हो, ठीक है, और K2 को तुम्हारे पास नहीं रखे हो, तो इसने कहा कि ये तुम्हारे पास कौन सी कंडीशन है, ये तुम्हारे पास क्लोज्ड है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास कौन सा है, ये तुम्हारे पास ओपन है। इस वक्त E1 तुम्हारे पास सर्किट में है और E2 नहीं है। हमने कहा ठीक है, लेट सपोज इस वक्त तुम्हारे पास जो बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है, वो तुम्हारे पास L1 है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी सिचुएशन में जो E1 की वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारे पास K इंटू तुम्हारे पास क्या L1। K यहाँ पे क्या है, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि K जो है वो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। L1 तुम्हारे पास बैलेंसिंग लेंथ है, L1 तुम्हारे पास क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू L1 तुम्हारे पास बैलेंसिंग लेंथ है कॉरेस्पॉन्डिंग टू तुम्हारे पास सेल ऑफ तुम्हारे पास EMF तुम्हारे पास क्या E1। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। फिर हमसे इसने कहा कि ये तो चलो बात हो गई कि K1 को क्लोज करना है, K2 को ओपन करना है, E1 को सर्किट में रखना है, E2 को आउट ऑफ सर्किट में रखना है। इसने कहा ठीक है। अब अगर मान लो कि सिचुएशन ये बोलता कि कीप तुम्हारे पास क्या K1 को ओपन रखोगे, ठीक, K1 को क्या रखोगे, ओपन रखोगे, K2 को क्या रखोगे, K2 को तुम्हारे पास क्लोज रखोगे, ठीक है। इसने कहा हाँ। इसने कहा इसकी वजह से E1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे पास आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा। E1 क्या होगा, ये तुम्हारे पास इन सर्किट होगा, मतलब ये तुम्हारे सर्किट में काउंट होंगे, ठीक है, सॉरी E2 तुम्हारे पास जो है इन सर्किट होगा। अब क्या हुआ कि K1, अच्छा ये दूसरा डायग्राम आना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे बना दिया इधर की तरफ, ठीक है, हमने यहाँ पे रखा है इनको और हमने कहा कि भाई इस बार जो है हमारा K2 जो है वो सर्किट के K2 को हमने तुम्हारे पास क्लोज पोजीशन पे किया है ना, और इसको हमने ओपन पोजीशन पे किया है। E2 सर्किट के अंदर है और E1 सर्किट से बाहर है। इसका मतलब है कि अगर E2 सर्किट के अंदर है तो इस बार बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ वहाँ पर L2 हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा कि E2 इज इक्वल टू कितना, K इंटू तो L2। K क्या है बता चुका हूँ, ठीक है, L2 क्या है इसके बारे में लिख दे रहा हूँ। ये तुम्हारे पास बैलेंसिंग लेंथ है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेल ऑफ EMF, कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेल ऑफ तुम्हारे पास EMF तुम्हारे पास कितना E, राइट। सो E2 इज इक्वल टू कितना है, ये तुम्हारे पास K इंटू तुम्हारे पास L2 है, राइट। और E1 तुम्हारे पास कितना है, ये तुम्हारे पास K इंटू तुम्हारे पास जो है L1। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, अब इसने ये बोला कि यहाँ पे तुम्हारे पास E1 K इंटू L1 है, E2 K इंटू L2 है, ठीक। हमने कहा कि हमको मिल तो गया जो हमें चाहिए था। इसने क्या चाहिए था, इसने कहा हमें तुम्हारे पास सेल का EMF को कंपेयर करना है। सेल का EMF निकालना कैसे है वो तो सिखा चुके हैं, सेल का EMF कैसे निकालना है वो तो सिखा चुके हैं। अब हम ये सिखा रहे हैं कि सेल का EMF कंपेयर कैसे करना है। तो कंपेयर करने के लिए क्या करना है, E1 अपॉन E2 करना है, ठीक है, ये क्या करना है, K इंटू L1 करना है, ये क्या करना है, K इंटू L2 करना है, K और K काट देना है, L1 अपॉन तुम्हारे पास L2 की वैल्यू आ जाएगी, L1 अपॉन L2 की वैल्यू रख लेना और तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, E1 अपॉन E2 की वैल्यू आ जाएगी। लो हो गया कंपैरिजन, खत्म, काम खत्म, ठीक, इतना ही करना था। तो हमने एग्जैक्टली क्या करना है, हमने एग्जैक्टली दो सेल लेने हैं, दो सेल को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है कि हम यहाँ पे इनको ऐसे रखेंगे और K1 और K2 तुम्हारे पास जो वैल्यूज हैं, K1 और K2 की वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ओपन या क्लोज फॉर्म में रखेंगे। ओपन या क्लोज फॉर्म में जब हम इसको रखेंगे, इसको निकालने के बाद E1 इज टू K L1 रखना है, E2 इज टू K L2 रखना है और इस तरीके से हमारे पास कंपैरिजन का काम खत्म, ठीक, बस इतना ही सा करना। इसने कहा ठीक है चलो बढ़िया है। अब आ जाते हैं तीसरे मुद्दे पे, ठीक, ये है तुम्हारे पास टू फाइंड आउट व्हाट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब आप कहोगे कि ये तो पढ़ा सा लग रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो पहले भी निकाला है, स्मॉल r वगैरह की वैल्यू तो पहले भी निकाली है। हाँ बिल्कुल निकाली है, तो अब क्या करने वाले हो, अब निकालने वाले हो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। अभी तक तुम लोग निकाल रहे थे तो हमने डायरेक्टली तुमको कुछ वैल्यूज दे रखी थी, है ना, तुम उससे निकाल ले रहे थे, लेकिन अब तुम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे निकालोगे, मुद्दा यहाँ पे ये बनता है। इसने कहा ठीक है सर चलो बात कर लेते हैं। इसने कहा बात कर लेते हैं जरा, ठीक। इसने क्या बात करनी है, इसने कहा बात करनी हमको ये है कि ऐसा है कि ये रहा तुम्हारे पास प्राइमरी सर्किट, ओके, और ये रहा तुम्हारे पास कौन, ये रहा तुम्हारे पास सेकेंडरी सर्किट,
ठीक है। और ये रहा तुम्हारे पास कौन, ये रहा तुम्हारे पास जो है सेकेंडरी सब सर्किट, ठीक है। ये इतने सारे लोग क्यों हैं, अब हैं तो हैं भाई, देखना पड़ेगा इनका क्या क्या काम है, ठीक। चलो देख लेते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। इनसे अब जो है एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरेटिकली जो है क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में बन के आएंगे। अब सिंपल सी बात है, थ्योरी तुम्हारी एमसीक्यू के फॉर्म में चली जाएगी तो एनसीईआरटी का एक एक शब्द या आप जो भी पर्टिकुलर रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं उसका एक एक शब्द अब मैटर कर जाएगा। कौन है कौन नहीं है, ज़्यादा कम, शुड बी, वुड बी, लेस देन, ग्रेटर देन, सब कुछ अब आपको पता होना चाहिए, तब जाके सवाल आपसे बन सकते हैं, बढ़िया से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे पास लेट सपोज की एक बैटरी है, लेट सपोज के तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग इतनी देर से, ठीक है। ये बैटरी है और ये क्या है अपना, ये अपना तुम्हारे पास रियोस्टैट है, रियोस्टैट है तुम्हारे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि भाई ये जो है तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और ये क्या है, ये तुम्हारे पास जे है, ठीक है, जॉकी। और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास सेल है, तुम्हारे पास ईएमएफ। ये कौन है, ये उनके तुम्हारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये कौन है, इनका नाम रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स एग्जैक्टली क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स एक तुम्हारा बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस रखे हुए हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। एक्चुअल में गेम यहाँ पे इजी का है, ठीक है। कुछ बुक्स में एक्सप्लेनेशन की के हिसाब से दे रखा है, वो क्या करते हैं, वो तुम्हारे पास यहाँ पे एक की लगा देते हैं। एक्चुअल में ये होता नहीं है, ये होता नहीं है, ठीक है। कुछ बुक्स में दे रखा है, ठीक है, वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो सारा खेल रेजिस्टेंस बॉक्स का है, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली पूरा पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो उसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पार्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, तो देखते हैं एग्जैक्टली हमें क्या पकड़ना है यहाँ पे, ठीक। तो हमने कहा कि यहाँ पे हम सबसे पहले तो आपके सामने एक जो है रेजिस्टेंस बॉक्स को उठा करके रखे दे रहे हैं, ठीक है। आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स को भी जो है देख ही लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर। एक मिनट की वजह मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का मैं एक आपको पिक डाल देता हूँ यहाँ पे, बस बहुत ज़्यादा उसके अंदर हमें आपको नहीं बताना है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे डाल दिया है, ठीक। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में तुम्हारे पास कई सारे रेजिस्टेंसेस लगे रखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, जो कि प्लग टाइप के हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब आप लैब में देखेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहा हूँ। अब इंस्ट्रूमेंट कोई कहानी तो है नहीं, हिस्ट्री तो है नहीं जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आप जब इनको देखोगे, इनको टच करोगे, ठीक है, इनको समझोगे, तब जाके चीज़ें समझ आती हैं, ऐसे तो कुछ मतलब होता नहीं, ठीक। तो अभी हम आपको क्या कर दे रहे हैं, उतना बता दे रहे हैं जितना हमें आपको पेपर के लिए चाहिए, बाकी जो लैब का काम है वो लैब में ही होता है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, ये एक तुम्हारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है। और रेजिस्टेंस बॉक्स एग्जैक्टली तुम्हारे पास क्या है, अगर मैं इसके साथ, इसके लिए मैं कुछ दो लाइन में लिखना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा, इट कंसिस्ट, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ, इट कंसिस्ट, ठीक, रेजिस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट ओम्स, रेजिस्टेंसेस ऑफ तुम्हारे पास क्या, डिफरेंट ओम्स, डिफरेंट तुम्हारे पास ओम्स, ठीक है, अप अप टू इन्फिनिटी, अप टू तुम्हारे पास इन्फिनिटी, ठीक है। इसने कहा इट कंसिस्ट रेजिस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट ओम्स अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान से सुनना है यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने ये कहा कि भाई ये पर्टिकुलर सर्किट है, सर्किट में देखो कि ये जो ऊपर वाला शख्स है, इनका नाम मैं प्राइमरी दे दे रहा हूँ, ये प्राइमरी सर्किट, ड्राइविंग सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट, आप कुछ भी बोल दीजिए। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है। और इनका नाम तुम्हारे पास क्या दे रहा हूँ मैं, तो तुम्हारा सब सेकेंडरी सर्किट दे दे रहा हूँ, बस तुम्हें नाम बताने के लिए दे दे रहा हूँ। कई सारी बुक्स में तुम्हें नहीं मिलेगा सब सेकेंडरी सर्किट करके, ठीक है, कई बार सारी बुक्स में मिल जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको ऐसा बोलते हैं, तुम चाहो तो नीचे वाला डब्बा बोल देना, काम खत्म, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब हमें इसमें करना क्या है, मुद्दा ये है अब हमें इसमें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा खेल जो है वो सब सेकेंडरी सर्किट से होगा, ठीक है। तो हमने कहा आप ही आ जाइए, फिर आप ही से बात कर लेते हैं, इसने कहा ठीक है, हम आ जा रहे हैं, ठीक। तो इनको बुलाया हमने, हमने कहा कि भाई देखिए आप वो ईएमएफ हैं जिसको मेजर किया जाता है। अब सवाल आपका नहीं है यहाँ पे, सवाल इनका है, क्योंकि इनका नाम इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये भाई साहब कौन है, ये भाई साहब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है। अच्छा, रेजिस्टेंस बॉक्स में तो कोई रेजिस्टेंस ही लगाओगे, है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स में तो कोई रेजिस्टेंस ही लगाओगे। इसने कहा हाँ सर, तो एक काम करते हैं, इसका नाम आर डैश ले लेते हैं। इसने कहा ठीक है सर, ले लेते हैं, चलो। अब इसने कहा कि केस नंबर 1,
इसने क्या बोला, केस नंबर 1। इधर यहाँ से समझना, ठीक है, यहाँ पे ही कंफ्यूजन शुरू होता है, मतलब मेरे पढ़ाने के बाद भी कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको हो सकता है कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक। इधर हम देख लेते हैं कि हमें क्या समझना है। केस नंबर 1 में मैंने ये कहा कि इफ इफ रेजिस्टेंस इन if resistance box is taken as infinite, taken as तुम्हारे पास इन्फानाइट, अगर रेजिस्टेंस तुम्हारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स पे इन्फानाइट ले लिया, आर डैश को हमने इन्फानाइट ले लिया, उसने कहा ठीक है सर ले लिया, तो क्या, अच्छा हम लोग ये जानते हैं कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास आई तुम्हारे पास है, ठीक है, आई तुम्हारे पास इधर की तरफ आ रहा है, इसने कहा आ रहा है, ठीक है। इसने कहा कि आई का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनाओगे, इसने कहा ईएमएफ अपॉन तुम्हारे पास आर डैश प्लस आर बनाएंगे, इसने कहा ठीक है। इसने कहा अच्छा इफ तुम्हारे पास आर डैश इन्फानाइट हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर तुम्हारे पास आर डैश इन्फानाइट हुआ तो आर डैश प्लस आर भी तुम्हारे, आर डैश अगर तुम्हारे पास इन्फानाइट हुआ तो आर डैश प्लस आर भी इन्फानाइट होगा, तो आई तुम्हारे पर टेंड कर जाएगा जीरो। तो इसने कहा लिमिटिंग कंडीशन ऐसा समझ लो कि मैंने थोड़ी देर के लिए आर डैश इन्फानाइट ले लिया है, तो इसका मतलब आई जीरो हो गया है, सर्किट पे कोई करंट नहीं है, इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि अगर सर्किट पे कोई करंट नहीं है तो जरा स्थिति को ऐसे समझो कि हमने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है, और हमने तुम्हारे पास जो सब वाले पार्ट हैं, जो सब वाले भाई सब हैं, इनको भी हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। हमने आपसे ये कहा कि भाई देखो ये तुम्हारे पास जॉकी है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर जी है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास ईएमएफ है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है आर है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है आर डैश है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ये क्या लेते हैं हम लोग, ये क्या लेते हैं, ये हम लोग x लेते हैं सर, इसे हम लोग x कहा करते हैं। इसने कहा कि ठीक है हम लोग यहाँ पे जरा L1 कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि अगर इफ तुम्हारे पास आई जीरो हो गया है इन तुम्हारे पास सब सेकेंडरी पार्ट, सब सेकेंडरी पार्ट पे जीरो हो गया है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू तुम्हारे पास K इंटू एल, इसने कहा हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हालांकि इसका फर्क क्या पड़ा सर, इसके एग्जैक्टली फर्क क्या पड़ा, मतलब क्या हुआ क्या यहाँ पे, ये बात केस नंबर 2 से पूरी क्लियर होगी। केस नंबर 2 ने क्या बोला, केस नंबर 2 तुरंत आ गया, उसने कहा कि मैं बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे एग्जैक्टली, उसने कहा कि हाँ बताइए। इसने कहा कि देखिए केस नंबर 2 में हमने आपसे ये बोला कि अगर इफ रेजिस्टेंस आर डैश इन रेजिस्टेंस बॉक्स इज तुम्हारे पास क्या, इज तुम्हारे पास फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट है तो ठीक है, इसका मतलब है कि आर डैश जो है वो तुम्हारे पास जीरो नहीं है, ठीक है, और आर डैश जो है वो तुम्हारे पास इन्फानाइट नहीं है, पर आर डैश तुम्हारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई अपॉन तुम्हारे पास आर डैश प्लस आर हो गया, इसका मतलब आई जो है वो तुम्हारे पास क्या है, जीरो नहीं है, ठीक। इसने कहा तो क्या करें, इसने कहा तो ये करो कि अब जैसे यहाँ पे तो आई जीरो था तुम्हारे पास, ठीक है, इसने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, इसने कहा यहाँ पे ये होगा कि अगर हम इस पर्टिकुलर सर्किट को बनाएं, ठीक है, तो मुझे क्या पता लग रहा है, मुझे ये पता लग रहा है कि ये तुम्हारे पास जो है ई है, ये तुम्हारे पास आर है, ये तुम्हारे पास कौन है, ये तुम्हारे पास जो है आर डैश है, ठीक है। इसने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और इसमें तो आई फ्लो करेगा, इसने कहा हाँ करेगा तो फ्लो करेगा। तो इसने कहा तो इसका मतलब है इस वाले आई को तुम्हारे पास हम नॉन जीरो कहेंगे और इस वाले आई को ई इंटू आर प्लस तुम्हारे पास आर कह देंगे। इसने कहा ठीक है कह दोगे, समझ आ गया। एक में कहा तुमने कि आई जीरो नहीं, आई जीरो है, हमने कहा ठीक है। एक में तुमने कहा कि आई जीरो नहीं है, हमने कहा ठीक है वो भी, तो क्या हुआ क्या इससे, इसने कहा इससे हुआ ये कि अगर हम ऐसे हम सर्किट को देखें, ठीक है, ऐसे अगर अब हम सर्किट को देखें तो हमने यहाँ पे ये बोला कि देखिए ऐसा है कि भाई ये तो दूरी तुम्हारे पास जो है इस बार L2 है, ठीक है, और लेट सपोज कि मेरे को तो वायर लेना ही है, मैं कितना भी ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे यहाँ पे बना दिया J की वैल्यू, ठीक है, और मैंने कहा कि यहाँ पे ये तुम्हारे पास E है, ठीक है, और यहाँ पे ये तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे तुम्हारे पास ये कौन है, ये तुम्हारे पास आर डैश है, ठीक। इसने कहा कि हुआ क्या है, इसने कहा कि देखो यार लॉजिकली मैंने तुमसे ये बताया कि यहाँ से ये आई फ्लो किया और ऐसे तुम्हारे पास आई यहाँ पे फ्लो हो गया, ठीक है ना, सब पार्ट पे आई तुम्हारे पास ऐसे फ्लो हुआ है, ठीक है। इसने कहा कि अच्छा ऐसा समझ में आता है यहाँ पे कि शायद कहानी ये हुई है सर कि यहाँ पे अगर हम देखें
तो V इज इक्वल टू ई माइनस तुम्हारे पास आई आर लिखा गया, क्या कह करके लिखा गया है, डिस्चार्जिंग बोल करके लिखा गया है, ठीक। अगर डिस्चार्जिंग बोल करके V इज इक्वल टू ई माइनस तुम्हारे पास आई आर लिखा गया है, तो सर ऐसा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कौन होगा, वो तो V होता है। इसका मतलब I इंटू तुम्हारे पास R डैश इज इक्वल टू ई माइनस तुम्हारे पास I इंटू आर लिखा गया है। इसने कहा हाँ हुआ तो यही है, ठीक है। इसने कहा इसका मतलब ये हो गया सर कि मैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर को अगर मैं ज़रा ध्यान से देखूं तो मैं I इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस वी लिख सकता था, ठीक। इसका मतलब मैं इसका मतलब मैं R इज इक्वल टू तुम्हारे पास ई माइनस वी अपॉन आई लिख सकता था, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर डैश हो गया है। इसका मतलब I की जगह मैं V अपॉन तुम्हारे पास आर डैश लिख सकता हूँ। इसने कहा हाँ यार लिख तो सकते हैं आप, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने कहा कि सर अगर ऐसा है तो मैं R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई की जगह कितना V अपॉन आर डैश लिख सकता हूँ। इसने कहा हाँ बात तो सही है। तो इसने कहा R इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना E माइनस तुम्हारे पास V अपॉन V इंटू तुम्हारे पास आर डैश लिख सकता हूँ, एंड R इज इक्वल टू कितना E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर डैश लिख सकता हूँ। अब तुम कहोगे ले यार फिर से वही फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ये फॉर्मूला तो पहले डिराइव हो चुका है, दोबारा क्यों किया। अब सुनो जरा समझो, जब पहला केस था तो हमने रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस बॉक्स में है उसको मैंने इन्फिनिट लिया था, जिसकी वजह से मैंने कहा कि मेरे सेकेंडरी सब पार्ट पे तो करंट आई जीरो है, और मैंने ये कह दिया कि यहाँ पे तो कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, मतलब V इज इक्वल टू तुम्हारे पास आई इंटू आर डैश पे आई मेरा तुम्हारे पास जीरो था, इसलिए मेरा V जीरो था, इसलिए मेरा V जीरो था। तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव कौन आया, अगर इन दो पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव कौन आया, मेरा रिप्रेजेंटेटिव ई ही आएगा, बी तो आएगा ही नहीं। इसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। जब मेरा करंट आया तो जब मैंने यहाँ पे बोला तो V इक्वल्स टू कितना आया, आई इंटू तुम्हारे पास आर डैश आया। इसका मतलब है कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव कौन आया, इन दो पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा रिप्रेजेंटेटिव कौन आएगा, ई आएगा या फिर V आएगा। इसने कहा ई नहीं आएगा, क्योंकि इस बार V है तो इस बार V आएगा। अगर V आएगा तो अगर पिछली बार E इज इक्वल टू के इंटू तुम्हारे पास L1 आपने लिखा, तो मैं इस बार V इज इक्वल टू के इंटू तुम्हारे पास L2 लिख सकता हूँ। फिर से समझो क्या बोला मैंने कहा कि पहले वाले सेकेंडरी सब पार्ट पे रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो R की वैल्यू है वो मैंने इन्फिनिट ली थी। अगर वो मैंने इन्फिनिट ली थी तो मतलब I मेरा जीरो हो गया, मतलब मेरा I क्या हो गया, I मेरा जीरो हो गया। कुछ बुक्स में इसको ऐसे बताया गया, सुनो कुछ बुक में इसको ऐसे बताया गया है कि इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने इस पार्ट में एक की लगा दी। इन्होंने कहा कि अगर मैं की को ओपन कर दूंगा, तो ये ओपन सर्किट की तरह होगा, आई जीरो हो जाएगा, और अगर मैं की को ओपन नहीं करूंगा, क्लोज करूंगा, तो ये क्लोज सर्किट की तरह होगा। बिल्कुल सही बताया है उन्होंने, गलत नहीं बताया है। लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स से भी एक बताने का तरीका है। तो अगर आप क्योंकि डिफरेंट बुक पढ़ते हैं, तो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है, कोई बच्चा डीसी पांडे पढ़ रहा है, कोई बच्चा कुछ और पढ़े दे रहा है, ठीक है, तो वो ये सोचेगा कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया, हम सब बताए दे रहे हैं। यदि तुम्हारे पास के वाला कॉन्सेप्ट लेगा टीचर या कोई बुक आप जिसको पढ़ रहे हो, तो वो ये बोलेगा के को मैं जब तुम्हारे पास ओपन करूंगा, के को जब मैं ओपन करूंगा तो मेरा आई जीरो होगा, और के को जब मैं तुम्हारे पास क्लोज करूंगा तो मेरा आई जीरो नहीं होगा। उसी बात को मैं अलग तरीके से लहजे से कह रहा हूँ, उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स में आर को इन्फिनिट लिया, आई जीरो हुआ, तो मेरे इस पर्टिकुलर एम एन एस एल में एस एल में मेरा वी जीरो रहा, तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ ई रहेगा और कोई नहीं रहेगा। तो मैंने ई इक्वल्स टू के इंटू L1 लिखा। लेकिन जब मैंने दूसरे केस में आरबी को फाइनाइट लेकर के ये कहा कि आई जीरो नहीं होगा, तो आई जब नीचे पहुंचा तो उसने आई इंटू आर डैश किया, तो मेरा वी आया। अब मेरा तुम्हारे पास एम एन एस एल वाले पार्ट में एस एल में वी आ गया है, वो रिप्रेजेंटेटिव एम एन को करेगा ना कि ई करेगा, इसलिए मैंने वी को के इंटू L2 यहाँ पे लिख पाया है। L2 कौन है, L2 तुम्हारे पास तब है, इसने कहा L2 तुम्हारे पास बैलेंसिंग लेंथ है, इसने कहा L2 तुम्हारे पास कौन है, L2 में बैलेंसिंग लेंथ है व्हेन तुम्हारे पास जो है R डैश इज नॉट फाइनाइट, जब R डैश फाइनाइट नहीं है। और L1 तुम्हारे पास क्या है, L1 तुम्हारे पास बैलेंसिंग लेंथ है व्हेन तुम्हारे पास R डैश क्या है, R डैश तुम्हारे पास फाइनाइट है। ये सब पार्ट आपसे अब एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, जितने लोग का भी पेपर हुआ है एलपीएस में, जो पेपर स्टेटस स्टैंडर्ड दिया है ना, ऐसा सीबीएसई में नहीं आएगा।
ऐसा बिल्कुल भी सीबीएसई में नहीं आएगा। सीबीएसई में जो आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बिल्कुल डीप लेवल पे जाके सवाल बनाने वाले हैं, चाहे वो एआर हो, चाहे वो केस बेस्ड हो, चाहे वो डायरेक्ट एमसीक्यू हो, चाहे वो एक्सप्रेशन एमसीक्यू, कुछ भी हो, वो बनाने वाले हैं बहुत अच्छे सवाल, इसलिए आपको तैयारी ढंग से करनी है, ठीक है। तो वो आपसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को जब आप डिराइव कर रहे थे, जब आप उसको एनालिसिस कर रहे थे, तो आपने किया क्या था। ये आप ये तो बोलोगे, या तो आप ये बोल दोगे कि मैंने की वाला कॉन्सेप्ट किया था, भले उसमें अगर ऑप्शन में की वाला कॉन्सेप्ट दिया होगा तो वो कर लेंगे, नहीं तो उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट दिया होगा, जिसमें वो ऐसा बता रहा होगा, सिचुएशन दे रहा होगा, और आपको पकड़ना पड़ेगा कि एक बार रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट रखा है रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर, और एक बार रेजिस्टेंस को तो इनफाइनाइट नहीं रखा है, फाइनाइट रखा है। उस केसेस में हमको ये दो वैल्यूज मिली। इसने कहा ठीक है सर, हो गया ना, E इक्वल्स टू के इंटू L1 हो गया, V इक्वल्स टू के इंटू L2 हो गया। अब क्या करोगे, अब करने के लिए बचा क्या है, अब करने के लिए क्या बचा भाई, E की वैल्यू तुम्हारे पास K इंटू L1 बोल रहे हैं ना, इसकी V के लिए K इंटू L2 बोल रहे हैं ना, -1 इंटू तुम्हारे पास R डैश हुआ, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, L1 अपॉन तुम्हारे पास L2 माइनस तुम्हारे पास 1 इंटू R डैश। भैया सिंपल सी बात है, रेडिएशन बॉक्स लिए हो तो R डैश तो बताओगे ना, L1 और L2 तो हम चेक कर करके निकालेंगे, यहाँ से निकल के जाएगा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। इस तरीके से आए। समझ में आया क्या, क्या बात पल्ले पड़ी कि एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे, है ना। कॉन्सेप्चुअली पकड़ो चीजों को कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसे निकाल दिया उठा करके, दो लाइन में नहीं निकाल दिया, सब चीज बता दी है तुमको कि इस तरीके से ऐसा ऐसा सिचुएशन बनी, इसलिए हमने ये चीजें यहाँ पे निकाल के रखी। क्लियर हुआ फंडा, ठीक, आगे समझते हैं, ठीक। अब इसने कहा कि ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई, अब इसमें क्या है, तीन चीज आपने बतानी थी, आपने तीन चीज बता दी, आपने बता दिया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं, आपने बता दिया ईएमएफ निकालते हैं। अब कुछ बचा इसके अंदर नहीं, अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है, अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम लोग इसमें सिचुएशन लेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे, और हम देखेंगे कि क्या, कब, कैसे, किसको बढ़ाएं, किसको घटाएं, है ना, किससे क्या फर्क पड़ेगा, किसका करंट बढ़ेगा, किसका करंट घटेगा, ये सब सीखना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या सिखाएंगे आप, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे तुम्हारे पास मल्टीपल सेल अरेंजमेंट, मल्टीपल सेल अरेंजमेंट। अब ये क्या चीज है भाई, ये क्या कर दिया आपने, ठीक। अब देखते हैं हमने क्या कर दिया जरा यहाँ पे, मल्टीपल सेल अरेंजमेंट ये क्या चीज है, उसमें हम कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल सा पार्ट है, देखना जरा। इसने कहा मल्टीपल सेल अरेंजमेंट में हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसने क्या पढ़ना पड़ेगा, इसने जगह देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, ठीक है, और फिर हमारे पास एक कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास यहाँ पे ऐसे दे रखा होगा, ठीक है। मैं आपको सिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या बोलेगा हमसे। ये हमसे कहेगा कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे पास हम यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर G लगा देंगे, और एक हम यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक सेल ऐसे लगाएंगे, एक हम सेल तुम्हारे पास ऐसे लगाएंगे, ठीक है, एक सेल हम ऐसे लगाएंगे, फिर हम एक यहाँ पे की लगा देंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, एक यहाँ से लगा देंगे। अब आप कहोगे इतने सारे सेल लगेंगे क्या, हाँ लग सकते हैं ना। एक ऐसे लगा देंगे, और एक तुम्हारे पास जो है ऐसे लगा देंगे, ठीक, ऐसे लगा देंगे तुम्हारे पास यहाँ पे, और एक तुम्हारे पास यहाँ पे की लगा देंगे, ठीक, और इसको आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है, ये ऐसे। और फिर यहाँ से तो पता ही है तुमको, यहाँ से तो पता ही हम लोग क्या लेके जाना है, यहाँ से लेके जाना है तुम्हारे पास क्या, जे वाला पार्ट, ठीक। अब समझना जरा क्या बोलता है इसने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम लेकर के आए हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लेकर के आए हैं क्या, तुम्हारे पास बैटरी वाला पार्ट, ठीक है। ये तो वैसे ही रहेगा, प्राइमरी सर्किट में तो कोई ज़्यादा चेंज होना नहीं है, बार बार जो है सेकेंडरी में ही जो होगा, जो खेल होगा वहीं पे होगा, ठीक है। ये आगे तुम्हारे पास यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आगे तुम्हारे पास की, ठीक है, ये आगे तुम्हारे पास की, ठीक है। ये हो गया K1, ये कौन हो गया तुम्हारे पास हो गया K2, ठीक है। ये कौन है, ये है E1, ये है तुम्हारे पास E2, ठीक है, ये है तुम्हारे पास E1, ये है तुम्हारे पास E2, मतलब ये वैल्यूज यहाँ पे लगा, ठीक है ना। व्हाट टू डू, करना क्या है इसमें, क्या चाहिए क्या है इसने कहा कि देखो ऐसा है कि ये बात तो अभी सिखाई है मैंने कि व्हेन तुम्हारे पास K1, व्हेन तुम्हारे पास K1 क्लोज करेंगे, K1 क्लोज करेंगे, ठीक है, और तुम्हारे पास K2 को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। अगर K1 को क्लोज किया, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास A है, तुम्हारे पास B है, और ये तुम्हारे पास C, ठीक है। तो इसने कहा कि AB तुम्हारे पास इन सर्किट हुआ, AB तुम्हारे पास इन सर्किट हुआ, ठीक है, और जो तुम्हारे पास CB है, CB तुम्हारे पास क्या हुआ, आउट ऑफ सर्किट हो गया। इसने कहा ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जरा मैं इसी पार्ट को बनाता हूँ, बाकी पार्ट से तो कोई मतलब है नहीं, ऊपर वाले से क्या लेना देना, ठीक है। इसने कहा ठीक है सर, ये तुम्हारे पास ऐसे लिखे हुए हैं, और ये तुम्हारे पास जो है ऐसे लिखे हुए हैं, ये तुम्हारे पास E1 है, ये तुम्हारे पास E2 है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास की है जो कि K1 है, ठीक है,
और यहाँ पे इनको यहाँ पे इधर लेकर के आ जाते हैं यहाँ पे, और इनको यहाँ पे इधर जोड़ देते हैं, ठीक। और ये तुम्हारे पास कौन है, ये तुम्हारे पास जो है E1 है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास कौन है, ये तुम्हारे पास जो है E2 है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास कौन है, ये तुम्हारे पास जो है K2, ठीक, K2 है यहाँ पे, ये तुम्हारे पास K2। अब सिंपल सी बात है, इसको तो लगाऊंगा नहीं मैं, ठीक। तो यहाँ पे लेकर के आया, जब यहाँ पे लेकर तो पता लगा कि तुम्हारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास यहाँ पे ये तुम्हारे पास टच किया हमने और जे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने इसको लिखा तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता लगा कि यार आप दोनों तो तुम्हारे पास सर्किट में आ गए, लेकिन आप दोनों कैसे अटैच्ड हैं। इसने कहा ऐसा लग रहा है सर हम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। नीचे वालों से क्या मतलब है, वो लोग तो सर्किट में है ही नहीं। इसने कहा नहीं है। इसने कहा कि हमें लग रहा है कि तुम्हारे पास ई नेट तुम्हारे पास 1 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या E1 प्लस तुम्हारे पास E2, ठीक है, इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना K इंटू तुम्हारे पास कितना L1। हमने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, अब इसने कहा कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास व्हेन तुम्हारे पास K1 ओपन होता, ठीक है, K1 ओपन होता और K2 तुम्हारे पास क्या होता, K2 तुम्हारे पास क्लोज होता, तो क्या होता, तो AB तुम्हारे पास आउट होता, ठीक है, और CB तुम्हारे पास क्या होता, CB तुम्हारे पास इन हो जाता। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा अब क्या होता सिचुएशन, अब सिचुएशन ये होती कि ये तुम्हारे पास E1 ऐसे लगे हुए हैं, E2 ऐसे लगे हुए हैं, ये की लगी हुई है, ये बेकार हो जाती, ठीक। और ये तुम्हारे पास E1 ऐसे लगे हुए हैं, E2 ऐसे लगे हुए हैं, ये की लगी हुई है जो कि K2 है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास ऐसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक। और ये यहाँ पे ऐसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसको उठा करके, ठीक है, यहाँ पे। और ये तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे चला गया और यहाँ पे इसने यहाँ पे कोई जे लगाया और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू तुम्हारे पास जो है L2 होगी, ठीक। ये तुम्हारे पास E1 है, तुम्हारे पास E2 है, तुम्हारे पास E1 है, तुम्हारे पास E2 है ना। द थिंग इज दैट कि ऊपर वालों से तो कोई लेना देना है नहीं, ऊपर वालों से तो कोई भी लेना देना नहीं है। तो उसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, ये K1 है, ठीक। तो इसने कहा ये लोग सब ऐसा लग रहा है कि ये लोग अगेंस्ट में है, ये लोग कैसे हैं, ये लोग तुम्हारे पास अगेंस्ट में है, ये अगेंस्ट में है, ऊपर वाले तुम्हारे पास सपोर्ट में थे। अब इसने कहा कि ठीक है सर, तो क्या लिखोगे, इसने कहा E-net 2 लिखेंगे और इसमें लिखेंगे E1 माइनस तुम्हारे पास E2, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास, इसको लिखेंगे K इंटू तुम्हारे पास कितना L2, राइट। ये हमने यहाँ पे लिखा। तो हमने कहा कि यार ये इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास और ये अपने पास कितना है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसने कहा कि डिवाइडिंग, इसने कहा कि डिवाइडिंग तुम्हारे पास कितना 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। ये कितना हुआ E1 प्लस तुम्हारे पास E2 इज इक्वल टू K इंटू तुम्हारे पास L1, ठीक है। और ये कितना हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया है तुम्हारे पास E1 माइनस तुम्हारे पास E2 इज इक्वल टू कितना K इंटू L2, ठीक। इसने कहा ठीक कोई बात नहीं। इसने कहा क्या करना है, इसने कहा बस सॉल्व करना है, उठा के सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कहा क्या, हमने कहा कि अब इसके अंदर उठा के सॉल्व कर लेते हैं। तो इसने कहा कि ठीक है लाओ। तो इसने कहा कि अप्लाइंग व्हाट, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, ये तो बचपन पढ़ा था। अप्लाइंग सी एंड तुम्हारे पास डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है ना। तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी अपॉन तुम्हारे पास ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन तुम्हारे पास सी माइनस डी। ये बात आपको बताने योग्य नहीं है पर हम बता दे रहे हैं कि आपको आना चाहिए बात, ठीक। इसने कहा ठीक है E1 प्लस तुम्हारे पास E2 प्लस तुम्हारे पास E1 माइनस तुम्हारे पास E2 अपॉन E1 प्लस तुम्हारे पास E2 माइनस तुम्हारे पास E1 माइनस तुम्हारे पास कितना E2, ठीक है, इज इक्वल्स टू L1 प्लस तुम्हारे पास L2 अपॉन L1 माइनस L2, ठीक। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों यहाँ से उड़ गए तो ये कितना हो गया 2E1 हो गया। ये दोनों तुम्हारे पास कौन कौन जाएगा, E1 और E1 उड़ जाएंगे, ठीक। ये दोनों उड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 तुम्हारे पास E2 आ जाएगा। तो कितना हो गया L1 प्लस तुम्हारे पास L2 अपॉन L1 माइनस L2, तो कितना आ गया E1 अपॉन तुम्हारे पास E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस तुम्हारे पास L2 अपॉन L1 माइनस L2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। समझ में आया। अब आपको लगा होगा कि इसमें देखिए कुछ भी तो नहीं था, इसमें कुछ भी तो नहीं किया है मैंने। इसमें एक बार मैंने सपोर्ट कंडीशन देख ली, एक बार मैंने अगेंस्ट कंडीशन देख ली, है ना, और इस तरीके से मैंने निकाल कर दिया। हाँ इसमें कुछ भी नहीं था। आने वाले सवालों में मैं आपको कुछ और अरेंजमेंट करवाऊंगा। मैं इसमें बहुत टिपिकल अरेंजमेंट रखूंगा इसी सब पार्ट के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी वाले पार्ट के अंदर बहुत टिपिकल अरेंजमेंट रखूंगा, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे बड़े आराम से निकलेगा। मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप बड़े आराम से कर पाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। जब मैंने K1 की को मैंने ऑन किया, मतलब एग्जैक्टली क्लोज किया, और K2 मैंने ओपन किया, तो E1 और E2 दोनों लोग जो भी अरेंजमेंट में थे वो तो सर्किट में आ गए।
लेकिन जब मैंने K1 को तुम्हारे पास ओपन किया, K2 को तुम्हारे पास क्लोज किया, इसका मतलब है, अच्छा ओपन का मतलब है आउट ऑफ द सर्किट, बाहर भगा दिया गया है, ठीक है। क्लोज का मतलब है इन द सर्किट, बुला लिया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बनाया और ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन ऐसे तैयार होकर के आए। क्लियर हुआ सभी लोगों को? समझ आया? मल्टीपल सेल अरेंजमेंट में क्या होगा, ये तो मैंने एक दिखाया है, अभी कम से कम ऐसे 5 से 6 लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके से तुम्हारे पास आएंगे, इसके अंदर सब पार्ट में भी कई सारी चीजें तुमको दिखाई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ने से पहले, आगे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कराने से पहले पहले मैं आपको न्यूमेरिकल पे लेके चलता हूँ इसके, ठीक है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको आने ही आने चाहिए, ठीक। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, पहला न्यूमेरिकल उठाते हैं, बहुत ही इजी लेवल का न्यूमेरिकल उठाएंगे, एकदम से बहुत हैवी नहीं उठा लेंगे ताकि आपको समझ में आए कम से कम पहले कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए उठाते हैं जरा एकदम इजी लेवल न्यूमेरिकल और सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर कैसे होगा ये, ठीक। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन उठाना है, ठीक, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक। क्या बोला है इसमें, जरा ध्यान से सुनना जरा, ठीक है, क्या बोला है, कैसे बोला, मैं एक एक लैंग्वेज आपको पकड़ करवा के बताऊंगा कि सवाल ऐसे आपसे बोल सकता है और आपको ऐसे इस सवाल को समझना चाहिए, ठीक। चलिए, नाउ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर लॉन्ग, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जो कि 10 मीटर लंबी है एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, चलो देखते हैं क्या क्या ला रहे हो। उसने कहा कि एक प्राइमरी सर्किट लिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, क्या आपको सर्किट बार बार बनाना चाहिए? अब तो आपके कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ठीक है, तो आप देख लो भैया, अगर आपको लगता है बनाना सर्किट जरूरी है तो बना लेना, एमसीक्यू कर रहे होगे, नहीं जरूरत तो मत बनाना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन बना लोगे तो अच्छा रहेगा। ये हो गया ए और ये हो गया तुम्हारे पास बी, ठीक है, और ये तुम्हारे पास कौन हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया की, ठीक है। अब इसने कहा पोटेंशियल मीटर वायर 10 मीटर लंबी है, पोटेंशियल मीटर वायर जो है वो 10 मीटर लंबी है, मतलब 1000 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो एल ऑफ दी ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मीटर, बोले तो तुम्हारे पास कितना, 1000 तुम्हारे पास जो है सेंटीमीटर, राइट। एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ तुम्हारे पास 18 ओम, तो आर ए बी की वैल्यू कितनी है, आर ए बी की वैल्यू है तुम्हारे पास 18 ओम, एंड इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ तुम्हारे पास 2 वोल्ट। अब ये कौन लोग आ गए भाई, ये कौन लोग आ गए, इसने कहा कि बैटरी एंड तुम्हारे पास इंटरनल, ये तो बताया ही नहीं आपने अभी तक, आपने सिर्फ बैटरी दिखाई थी बस। अब मैं बता रहा हूँ, जब आपको प्राइमरी सर्किट पे बैटरी दिखाई जाएगी, हो सकता है उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस दें और हो सकता है ना भी दें, अगर दे दें तो लिख देना, नहीं दें तो छोड़ देना, काम खत्म, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, ठीक है। इसने कहा ठीक है सर, तो इनका जो तुम्हारे पास ईएमएफ है वो 5 वोल्ट दे रखा है और इनका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम दे रखा है, नहीं, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग दी वायर, अब इसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इसने कहा बहुत ही सिंपल सी बात है सर, ये तुम्हारे पास आई हुआ, ठीक है, ये तुम्हारे पास आई हुआ, ये आई तुम्हारे पास ऐसे जाएगा, इसने कहा जाएगा, इसने कहा आई कैसे लिखते हो आप, इसने कहा आई कैसे लिखता हूँ मैं, आई इज इक्वल टू लिखता हूँ नेट ईएमएफ अपॉन तुम्हारे पास आर एक्सटर्नल प्लस तुम्हारे पास आर इंटरनल, इसने कहा ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसने रियोस्टैट के बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक। अच्छा पहले रीजॉइन कर लीजिए सभी लोग, जरा रीजॉइन कर लीजिए पहले,